1962 में यह सरकारी विज्ञापन आया था और यह विज्ञापन हमने आज आपको इसलिए दिखाया क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि उनकी दादी इंदिरा गांधी ने इस देश की रक्षा के लिए अपना सारा सोना समर्पित कर दिया था, अपना खुद का मंगल सूत्र भी दे दिया था। और यह बात उनकी सही भी है। यह बात उन्होंने इसलिए कही क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी देश के लोगों का पैसा, महिलाओं का सोना और महिलाओं का मंगल सूत्र भी घुसपैठियों में बांटना चाहती है। प्रियंका गांधी वाड्रा की यह बात सही है कि उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वर्ष 1962 के युद्ध में अपना मंगलसूत्र और दूसरे गहने नेशनल डिफेंस फंड में दान में दे दिए थे। और यह बात है नवंबर 1962 की, जिसकी कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें आज हमने आपके लिए खास तौर पर निकाली हैं। जरा बड़ी स्क्रीन पर आप देखिए, जब इंदिरा गांधी ने अपने गहने नेशनल डिफेंस फंड में दान कर दिए थे ताकि ये भारतीय सेना के काम आ सकें ये पैसा, और हम ठीक से चीन के साथ युद्ध कर सकें और हम जीतें, क्योंकि सरकार ने तब कहा था कि हम इस युद्ध को जीत सकते हैं। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने उस समय कुल मिलाकर 336 ग्राम सोना, जिसमें उनका मंगल सूत्र भी था, सरकार को युद्ध लड़ने के लिए दान में दे दिया था। और इंदिरा गांधी की इन तस्वीरों को देखने के बाद देश की महिलाओं में अपने गहने और मंगलसूत्र सरकार को दान में देने के लिए बाढ़ सी लग गई थी और बड़ी संख्या में देश की महिलाएं बाहर निकली थी। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि उस समय महिलाएं सरकार द्वारा बनाए गए अलग अलग केंद्रों पर जाकर अपने हाथों से अपने कंगन और गले से मंगलसूत्र और दूसरे गहने उतार कर दान में दे रही थीं, कुछ इस तरीके से जैसे आप अभी इन तस्वीरों में देख रहे हैं। ये 1962 की तस्वीरें हैं। देखिए, महिलाएं अपने हाथों की चूड़ियां, कंगन, यहां तक कि अपना मंगलसूत्र और अपने गहने सरकारी केंद्रों पर जाकर दे रही थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार भी यही कहती थी कि वो इस सोने और पैसे से चीन की सेना को हरा देगी। और यह बात सुनकर लोग दान देने के लिए और ज्यादा प्रोत्साहित होते थे। और आप जानते हैं, हमारे देश में लोग राष्ट्रभक्त हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, चाहे कैसे भी कर पाए। और हमारे देश की महिलाएं और पुरुष उस समय भी पीछे नहीं हटे थे। जिसके पास जितना पैसा था उन्होंने पैसा दिया, जिस महिला के पास सोना चांदी था उन्होंने सोना चांदी दिया, गहने दिए। और आपको यकीन नहीं होगा कि नेशनल डिफेंस फंड बनने के सिर्फ कुछ दिनों के अंदर 28 नवंबर 1962 तक सरकार को देश के लोगों से 8 करोड़ रुपए कैश और 252 किलोग्राम सोना और सोने के सिक्के दान में मिल चुके थे। विरासत में मिली संपत्ति पर टैक्स लगाने का मुद्दा उठाकर शायद बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब यह चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। तो जिस भारत में लोग इनकम टैक्स नहीं दे रहे, वहां वो कह रहे हैं कि विरासत में, मृत्यु के बाद विरासत में मिलने वाली संपत्ति पर टैक्स लगा दिया जाए। सैम पित्रोदा अमेरिका के जिस इनहेरिटेंस टैक्स की तारीफ कर रहे हैं, उस पर खुद अमेरिका में भी बहुत विवाद है। और अमेरिका में भी सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जहां लोगों से उन्हें विरासत में मिली संपत्ति पर टैक्स देना होता है। और इन 6 राज्यों में भी अब एक राज्य ऐसा है जिसमें वर्ष 2025 तक इस टैक्स को समाप्त करने का ऐलान कर दिया गया है। यानी अब 5 राज्य ही बचे, जिससे यह पता चलता है कि अमेरिका भी इस टैक्स के पक्ष में पूरी तरह से नहीं है। अमेरिका के अलावा दुनिया के 15 से ज्यादा देशों में इनहेरिटेंस टैक्स की व्यवस्था है और इनमें जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी है। और इस इनहेरिटेंस टैक्स का मूल उद्देश्य यही होता है कि लोगों को विरासत में मिली संपत्ति का कुछ हिस्सा सरकार के पास देना चाहिए और फिर सरकार इस पैसे को देश के विकास पर खर्च कर सकती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति के पास 100 करोड़ रुपए की संपत्ति है तो इन देशों की सरकारें ऐसा मानती हैं कि इनमें से विरासत में मिली संपत्ति का कुछ हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में मिलना चाहिए और बाकी का हिस्सा परिवार को मिल सकता है। अमेरिका में कुछ जगहों पर कुल संपत्ति का 55% हिस्सा इसी इनहेरिटेंस टैक्स के रूप में सरकार के पास चला जाता है। और यही वजह है कि इस टैक्स से बचाने के लिए वहां बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो अपने जीवित रहते हुए ही एक ट्रस्ट बना लेते हैं और अपनी संपत्ति के एक बड़े हिस्से को उस ट्रस्ट में पहले ही दान कर देते हैं, जिससे सरकार के पास वो संपत्ति जाती ही नहीं और ये उद्योगपति इस टैक्स से बच जाते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि अमेरिका में बड़ी संख्या में जो अमीर लोग हैं
जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं या जिनके पास बहुत पैसे हैं, यहां तक कि बहुत सारे नेता भी उनमें ऐसे हैं जो पहले ही अपने जीते जी वहां पर ट्रस्ट बना देते हैं और अपनी जो संपत्ति है उसे उस ट्रस्ट में ट्रांसफर कर देते हैं और कहते हैं कि अब ये हमारी संपत्ति नहीं रही, ये सार्वजनिक हो गई क्योंकि ये ट्रस्ट है, लेकिन उस ट्रस्ट को वही लोग कंट्रोल करते हैं। भारत में अभी विरासत में मिली संपत्ति के बंटवारे और टैक्स को लेकर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और भारत में लोगों की पैतृक संपत्ति पर सरकार का कोई अधिकार नहीं होता, ना ही सरकार इस पर लोगों से कोई टैक्स ले सकती है। यह पूरी तरीके से परिवार को मिलता है। लेकिन सैम पित्रोदा के बयान ने अब इस पर कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया है और इस पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने इसे एक फुल टॉस बॉल की तरह लिया और इस पर छक्का मार दिया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश के लोगों की संपत्ति का एक्सरे करना चाहती है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, यह नया स्लोगन भी आज उन्होंने लोगों के सामने रख दिया। कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे हैं। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। कांग्रेस के शाहजादे का कहना है कि ये देश के हर घर, हर अलमारी, हर परिवार की संपत्ति का एक्सरे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो थोड़ा बहुत स्त्री धन होता है, गहने जेवर होते हैं, कांग्रेस उनकी भी जांच कराएगी। कहती है कांग्रेस सत्ता में आने के बाद ही वो एक के बाद ऐसे क्रांतिकारी कदम उठाएगी। अरे ये सपने मत देखो, देश की जनता आपको ऐसा मौका नहीं देगी। Concerned over low tax GDP ratio, the Honorable Home Minister Mr. P. Chidambaram has pitched for higher taxes on luxury products and imposing inheritance tax. और तब उन्होंने कहा, we are really underestimating our capacity to raise resources, especially tax resources. Since non-planned expenditure is difficult to contain, the tax GDP ratio must be raised, especially by taxing conspicuous consumption and imposing inheritance tax. ऐसा उन्होंने अपने बयान में कहा है। पी चिदम्बरम की इस टिप्पणी पर कांग्रेस के नेता यह कह रहे हैं कि जयंत सिन्हा जो बीजेपी के नेता हैं और पूर्व मंत्री भी हैं, और अरुण जेटली जो कि बीजेपी की सरकार में वित्त मंत्री रह चुके हैं, इन दोनों ने भी इनहेरिटेंस टैक्स का समर्थन किया था और बीजेपी इस टैक्स की सबसे बड़ी पक्षधर पहले रही है, लेकिन अब वही बीजेपी इसे एक बड़ा मुद्दा बना रही है। मैं साफ कह देना चाहता हूं, इस मामले पे जो पित्रोदा जी ने कहा है वो उनकी राय है, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पोजीशन नहीं है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पोजीशन नहीं है। ये जानबूझकर सनसनीखेज रंग दिया जा रहा है प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री के सलाहकारों द्वारा, ताकि ध्यान मुद्दों से हटाया जाए। तो इसका मतलब यह है कि ये जो इनहेरिटेंस टैक्स है, इस पर इससे पहले भी चर्चा होती रही है हमारे देश में, और बीजेपी के नेताओं ने भी इस पर चर्चा की है और कांग्रेस के नेताओं ने भी इस पर चर्चा की है। तो दोनों में फर्क क्या है? 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 13 राज्यों की कुल 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होने वाली है, जिसके लिए आज चुनाव प्रचार का
आखिरी दिन था। इन 88 सीटों में से 20 सीटें यानी 17.6% सीटें अकेले केरल में हैं, जहां दूसरे चरण में केरल की सभी सीटों पर एक साथ वोटिंग हो जाएगी और केरल में हर बार की तरह इस बार भी अल्पसंख्यकों के वोटों को लेकर बड़ी राजनीति हो रही है। और ये अल्पसंख्यक वोट दो धर्मों के हैं, एक है इस्लाम धर्म और दूसरा है ईसाई धर्म। ये दो वहां सबसे बड़े अल्पसंख्यक माने जाते हैं। केरल में सीपीएम, सीपीआई, कांग्रेस पार्टी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस सेक्युलर, ये सभी राजनीतिक दल इन्हीं अल्पसंख्यक वोटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि केरल में उन सीटों पर भी मुसलमानों और ईसाई धर्म के लोगों को अल्पसंख्यक बताकर उनके वोट मांगे जा रहे हैं, जहां सही मायने में इस्लाम और ईसाई धर्म के लोग अल्पसंख्यक है ही नहीं बल्कि वो बहुसंख्यक हैं और इन सीटों पर हिंदू धर्म के लोग अल्पसंख्यक हैं। तो आज मैं आपको वो सीटें बताऊंगा जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं और मुसलमान और क्रिश्चियन बहुसंख्यक हैं। उदाहरण के लिए मल्लपुरम में 68% मुसलमान और सिर्फ 30% हिंदू हैं, फिर भी वहां मुसलमान अल्पसंख्यक माने जाते हैं और हिंदू बहुसंख्यक माने जाते हैं। पोनानी लोकसभा क्षेत्र में 62% मुसलमान हैं और 37% हिंदू हैं, यहां भी मुसलमानों को अल्पसंख्यक ही माना जाता है। इडुक्की में 41% ईसाई हैं, 10% मुसलमान हैं, जबकि 49% हिंदू हैं। और इसी तरह वायनाड में भी हिंदुओं से ज्यादा वोट अल्पसंख्यकों के हैं। अब आपको समझ में आएगा कि वायनाड से राहुल गांधी चुनाव क्यों लड़ते हैं, क्योंकि वहां अल्पसंख्यकों के वोट ज्यादा हैं। वायनाड में 41.3% मुसलमान हैं, 13.7% ईसाई हैं, जो मिलकर 55% होते हैं। इसके बावजूद वायनाड में भी 45% हिंदू ही बहुसंख्यक माने जा रहे हैं और इन सब को अल्पसंख्यक माना जाता है। और आपने देखा कि ये जो कॉम्बिनेशन है वहां, इसी की वजह से राहुल गांधी अमेठी को छोड़कर वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। और एर्नाकुलम, कोट्टयम, कासरगोड और पथनमथिट्टा जैसी सीटों पर भी मुसलमानों और ईसाई धर्म के लोगों की 40 से 50% आबादी है। लेकिन इसके बावजूद इन सभी सीटों पर बहुसंख्यक मुसलमान और ईसाई धर्म के लोग ही अल्पसंख्यक हैं और अल्पसंख्यक हिंदू सबकी नजरों में बहुसंख्यक है। ये जो दो रंगों से मैंने आपको बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं, केरल में जो धार्मिक आबादी है, इसमें अगर आप देखेंगे तो हरे रंग से जो आपको दिखाई दे रहा है ये मुस्लिम आबादी है, नारंगी रंग से हिंदू आबादी है और नीले रंग जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्रिश्चियन यानी ईसाई आबादी है। इससे आप सोच सकते हैं कि इन सीटों पर असल में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। पर क्या हमारे देश में कोई ये मानेगा कि कई राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं? क्या वहां हिंदुओं को भी अल्पसंख्यकों के अधिकार मिलेंगे? क्या हिंदुओं के लिए भी वैसी ही राजनीति होगी अल्पसंख्यकों के नाम पर जैसी मुसलमानों के लिए होती है? 1960 के दशक में केरल में 60.8% हिंदू थे, 21.2% ईसाई और 17.9% मुसलमान थे। लेकिन वर्ष 2011 के जनगणना में केरल में हिंदू सिर्फ 54.7% बचे थे। यानी हिंदुओं की आबादी अगर आप देखेंगे ऊपर तो 60% से घटकर 54% रह गई। तो हिंदू जो हैं केरल में कम हो रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में हिंदू कम हो रहे हैं, बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं की आबादी घट रही है, वैसे केरल में भारत का एक ऐसा राज्य है जहां हिंदुओं की आबादी घट रही है। लेकिन मुसलमान 17.9% से 26.6% हो गए और ईसाई 21.2% से 18.4% रह गए। यानी हिंदुओं की आबादी घट रही है, ईसाइयों की आबादी भी घट रही है और मुसलमानों की आबादी केरल में बढ़ रही है। असम की करीमगंज सीट पर 53% मुसलमान हैं, 42% हिंदू हैं। नौगांव सीट पर 43% मुसलमान, 55% हिंदू। सिलचर सीट पर 38% मुसलमान, 61% हिंदू। लेकिन इसके बावजूद असम में भी मुसलमानों को ही अल्पसंख्यक माना जाता है और हिंदुओं को बहुसंख्यक माना जाता है। इसके अलावा इस समय जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और लक्षद्वीप में हिंदू अल्पसंख्यक पहले ही बन चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बहुसंख्यक ही माना जाता है। जबकि जिन राज्यों में मुसलमानों और ईसाई धर्म के लोगों की आबादी 40 से 60% के बीच है, वहां भी वो
अल्पसंख्यक होने का फायदा उठा रहे हैं। हकीकत में हमारे देश में असली अल्पसंख्यक जैन, बौद्ध और पारसी धर्म के लोग हैं, जिनके बारे में आप कभी बात ही नहीं करते। अब देखिए, भारत में सिर्फ 0.4% जैन है, 0.7% बौद्ध हैं और सिर्फ 0.005% यानी सिर्फ 57,000 लोग पारसी हैं। और सही मायनों में असली अल्पसंख्यक ये जैन, बौद्ध और पारसी है, जो ना तो आरक्षण के लिए कभी आंदोलन करते हैं, ना ही खुद को अल्पसंख्यक बताकर सरकारों से हक मांगने के लिए पहुंचते हैं, ना ही विशेष सुविधाएं मांगते हैं, ना कभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ना हिंसा कर रहे हैं, ना कोई आंदोलन कर रहे हैं, ना ये भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि अगर अब देश में सांप्रदायिक दंगे हुए तो इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदार होंगे। सुनिए क्या कहा। मोदी की एक ही गारंटी मुसलमानों से नफरत की गारंटी है। वो 2002 से सिर्फ नफरत के मुजाहरे कर रहे हैं और 17 करोड़ देश की आबादी है मुसलमानों की, सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समाज है। वो देश के 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ मुसलमानों के नहीं है क्या? उनको इस तरह से रुसवा करना, उस तरह से उनसे नफरत करना, और अगर कल कुछ देश में दंगा हो जाए, उस जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की होगी।